नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महारण की। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा महाराष्ट्र के महारण में महाविकास अघाड़ी में कैसे छिड़ा संग्राम, कहां तक पहुंची सीट शेयरिंग पर बात, बिग ब्रदर बनने के लिए अघाड़ी में है कितने खिलाड़ी। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा महाराष्ट्र के चुनावों में हुई योगी के मशहूर डायलॉग बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री। आखिर किसने लगाए कटेंगे बटेंगे वाले पोस्टर, और अब क्या योगी के फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का चुनाव। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले फैजल को लगाने पड़े अब भारत माता की जय के नारे। कोर्ट के फरमान के बाद फैजल का पाकिस्तान प्रेम हुआ पनाह और तिरंगे के सामने देनी पड़ी सलामी। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है और नामांकन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, मगर महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर रार मची हुई है। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तलवार खिंच गई है। महाराष्ट्र की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसे लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी में महादंगल, महारण क्यों मचा हुआ है। सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा लड़ाई कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। इनमें से मुंबई की 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये 3 सीटें सुन लीजिए, ये 3 सीटें हैं बायकला, बांद्रा ईस्ट, वारसोवा। इन 3 सीटों पर लड़ाई चल रही है। पिछले चुनाव में बायकुला सीट पर शिवसेना जीती थी, बांद्रा ईस्ट में कांग्रेस जीती थी और वारसोवा से बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं उद्धव ठाकरे विदर्भ की सीटों की भी मांग कर रहे हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी की हमेशा से फाइट रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ उसका पुराना गढ़ रहा है और उद्धव का यह आधार नहीं है, शिवसेना को उतना आधार नहीं है। हालांकि उद्धव की पार्टी का यह तर्क है कि विदर्भ की कुछ सीटों पर पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस लगातार बीजेपी से हारती आई है, इसलिए हमें यहां पर सीटें मिलना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि विदर्भ की किन 12 सीटों पर विवाद है। ये सीटें हैं गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, नागपुर साउथ, अहेरी, भद्रवती वरोरा और आरमोरी। ये 12 वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच में रार मची हुई है विदर्भ की इन सीटों पर। आइए आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर पूर्वी विदर्भ की बात की जाए, विदर्भ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ पूर्वी विदर्भ की बात की जाए तो 12 सीटों में से 6 पर बीजेपी, 4 पर निर्दलीय, 1 पर कांग्रेस और 1 पर एनसीपी जीती थी। और शिवसेना उन सीटों पर दावा कर रही है जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी। शिवसेना को 1 भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली थी, एनसीपी को सिर्फ 1 मिली थी, तब भी ये लोग यहां पर सीटें चाहते हैं। तो सीट शेयरिंग की इसी खींचतान को दूर करने के लिए महाविकास अघाड़ी की आज भी कई बैठकें हुई। सुबह कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और फिर मातोश्री में उद्धव ठाकरे से भी वो जाकर मिले। हालांकि इन मुलाकातों के बाद भी स्थिति बहुत साफ होती नजर नहीं आ रही है। ये माना जा रहा था कि आज शाम 5 बजे तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को उम्मीद है अब भी कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द ही हल हो जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सब बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद। तो आखिर सीटों को लेकर इतनी लड़ाई क्यों है? बात बहुत सीधी सी है। जो जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसके उतने ज्यादा विधायक जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, और जिसके पास
ज्यादा विधायक होंगे वही महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई यानी बिग ब्रदर का रोल निभाएगा। इसलिए सारी लड़ाई बिग ब्रदर का रुतबा हासिल करने के लिए है। और जीत की बात तो छोड़िए, ज्यादा सीटों पर लड़ने से पार्टी का जो कोर वोटर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनमें मैसेज भेजना भी जरूरी है कि गठबंधन में बड़े भाई हम हैं। अगर हाल के चुनावी इतिहास की बात की जाए तो सच्चाई यह है कि अब तक एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन था, बहुत पुराना गठबंधन है, और तब तक इस अलायंस में हमेशा कांग्रेस जो है बिग ब्रदर की भूमिका में यानी बड़े भाई की भूमिका में रही है। लेकिन जब से एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी को आधार बनाकर उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री बने और अब विधानसभा चुनाव में वो अपने लिए बड़े भाई यानी बिग ब्रदर की भूमिका चाहते हैं। तो असल में गठबंधन की राजनीति में बिग ब्रदर बनने के कई फायदे हैं। अगर आप बिग ब्रदर हैं तो ज्यादातर केस में आपके ही मुख्यमंत्री को गद्दी मिलती है। और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में यही असली लड़ाई है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और यह सवाल चुनाव से पहले ही उठना शुरू हो गया है। जहां एनडीए यानी महायुति में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम आगे करके इस बहस को समाप्त कर दिया है, वहीं महाविकास अघाड़ी में सीएम की रेस बहुत तेजी से चल रही है। चुनाव अभी घोषणा ही हुई है, नामांकन ही भरे जा रहे हैं, लेकिन सीएम की रेस अभी से शुरू हो गई है महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे कई बार शरद पवार के सामने ये मांग रख चुके हैं कि गठबंधन को पहले से ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर चुनाव की घोषणा से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपनी दावेदारी महाराष्ट्र का जो सीएम का बंगला है जिसे वर्षा कहा जाता है उस पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, और यही बात कांग्रेस को अखर गई। तुरंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर नाराजगी जता दी। उधर महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे पुराने क्षत्रप और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार एक अलग ही खेल में जुटे हैं। उन्होंने सांगली में एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल की काफी तारीफ की और यह कह दिया कि जयंत पाटिल को महाराष्ट्र में और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके बाद जयंत पाटिल के लिए नारे लगने लगे। लेकिन ये सब जानते हैं, जो भी शरद पवार को थोड़ा सा भी समझता है, कि शरद पवार की हाल की राजनीति जो रही है उसमें परिवार के अंदर भी परिवारवाद है, परिवार के अंदर भी परिवारवाद है। यानी वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का मंसूबा पाल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। शरद पवार की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। वहीं कांग्रेस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से लेकर विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तक सीएम बनने की रेस में शामिल है। इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसी भी एमवीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो घोषित करने की बात होती है उसका वो पहले से ही विरोध कर देते हैं। तो उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जो मारामारी हुई है उसमें दोनों कैंप्स में से दो फाइटर बनकर सामने आए। पहले हैं शिवसेना के मुखर नेता संजय राउत और कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। संजय राउत ने कहा कि नाना पटोले के कारण सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अगर सीट बंटवारे की बैठक में नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाएगा। ये पिछले हफ्ते की सारी घटनाक्रम है। और संजय राउत ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है। उन्हें बार बार अपनी लिस्ट, अपनी सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। और संजय राउत ने यह तक बोल दिया कि मैं सीधे कांग्रेस आलाकमान और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात करूंगा। इसके जवाब में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उनका अपना मामला है। आइए सुनते हैं 19 अक्टूबर को नाना पटोले ने क्या कहा था। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारे टीम में हम लोग जो सीट शेयरिंग की मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं हमें, संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं।
तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो बयान था नाना पटोले का वो 19 अक्टूबर का था। और दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया और इसके बाद जो उसके सहयोगी दल हैं वो सवाल उठाने का उनको मौका मिल गया। और हरियाणा में कांग्रेस की हार के तुरंत बाद मौके की ताक में बैठी उद्धव की शिवसेना ने तत्काल कांग्रेस पर हमला कर दिया और इसके लिए हथियार बनाया गया शिवसेना ने का जो उसका मुखपत्र है सामना, उसको उसने अपना हथियार बनाया। और सामना में एक संपादकीय लिखा गया जिसमें कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई गई। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि जीत की पारी को कैसे हार में बदला जाए ये कोई भी कांग्रेस से सीख सकता है। सामना के संपादकीय में यह भी लिखा गया कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अति आत्मविश्वास और घमंड की वजह से हरियाणा में हार हुई और महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा के नतीजों से बहुत कुछ सीखना है। सामना में नसीहत देते हुए लिखा गया कि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी ना बांटना पड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी जैसी सहयोगी पार्टी को दूर रखा गया और इस खेल में पूरा राज्य ही हाथ से निकल गया। हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस पीछे हटी। इंडिया गठबंधन के लिए तस्वीर अच्छी नहीं रही, लेकिन ध्यान कौन देगा, यह सामना के अंदर लिखा गया संपादकीय था। तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की इस मारामारी के बीच में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। अखिलेश यादव मौके पर चौका लगाते हुए कांग्रेस के साथ तोलमोल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट के लिए मारामारी इस सीमा तक पहुंच गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता अब अकेले ही चुनाव लड़ने की धमकी भी देने लगे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने इसी शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के एक बड़े नेता अबू आसिम आजमी ने मुस्लिम कार्ड चल दिया। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो कांग्रेस को राजनीति में ऐसे ही परजीवी पार्टी नहीं कहा जाता। अब देखिए किस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर 2024 में यूपी के मैदान में उतरी और अपनी सीटें बढ़वा ली। लेकिन बदले में अखिलेश यादव को क्या मिला? इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा अखिलेश को ठेंगा दिखाया है, लिहाजा अब ठेंगा दिखाने की बारी अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ 5 सीटें चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भाव नहीं दिया और यहां तक कि कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश बोलकर उनकी हंसी भी उड़ा दी। आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों को अपनी जो लिस्ट थी मध्य प्रदेश में जारी कर दी, उम्मीदवार उतार दिए और अखिलेश यादव ने बदले में कई सीटों पर इस तरह से कांग्रेस का काम खराब कर दिया था। और इसी तरह हरियाणा के चुनावों में भी अखिलेश चाहते थे कि राज्य के जो यादव बहुल अहिरवाल क्षेत्र है वहां समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका और अब जवाब देने की बारी अखिलेश की थी। यूपी में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उस पर अखिलेश ने बिना कांग्रेस से बात किए अपने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 9 में से जब 10 सीटों की जो बात हो रही थी 9-10 की, उसमें 5 सीटों की डिमांड कर रही थी और अखिलेश ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं सिर्फ 2 सीटें। और वो 2 सीटें कौन सी हैं? गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। अब इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब है। गाजियाबाद से कांग्रेस लगातार 4 चुनावों में हारी है और कुछ ऐसा ही हाल अलीगढ़ की खैर सीट का भी है, जहां कांग्रेस लगातार 5 बार चुनाव हार चुकी है। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह कहना है कि उन्हें सीट शेयरिंग की कोई जानकारी ही नहीं थी, कोई जानकारी ही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा चुनाव के नतीजे और जम्मू कश्मीर के चुनावों में जो कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन रहा है उसके बाद इंडी गठबंधन में जो कांग्रेस का जो रुतबा था वो कमजोर हो गया है। और यह बात शुरुआत में जम्मू कश्मीर में के जब नतीजे आ रहे थे और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब जीत मिल रही थी तो कांग्रेस के नेता टीवी डिबेट्स में बैठकर पूरी जीत का सहरा जो है कांग्रेस अपने सर पर बांधने की उसकी प्रवक्ता कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ही झटके में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की सारी गलतफहमी दूर कर दी। दरअसल कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ
6 सीटें ही जीत पाई, जबकि जम्मू कश्मीर के जो 2014 के विधानसभा चुनाव थे उसमें उसे 12 सीटें मिली थी, यानी 12 से सीधे उसकी सीटें हो गई 6। और कांग्रेस के इस लचर प्रदर्शन पर एनसी के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने निशाना साधा और यह तक कह दिया कि कांग्रेस ने जम्मू में बीजेपी के प्रचार के खिलाफ अपनी भूमिका नहीं निभाई और अगर कांग्रेस ऐसा करती तो हम जम्मू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी करार दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा था, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को यही उपमा दी थी। आइए सुनते हैं दोनों मौकों पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। तो आखिर क्या है कांग्रेस के परजीवी बनने का पूरा सच और क्या कहते हैं आंकड़े? 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला, जहां एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली। वहीं इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जिसको कहा जाता है, उसके खाते में सिर्फ 234 सीटें आई और इनमें से कांग्रेस को मिली सिर्फ 99 सीटें, जो 2019 के मुकाबले हालांकि 47 सीटें ज्यादा हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इस बढ़ोतरी का पूरा सच क्या है। आंकड़ों का जो विश्लेषण किया जाए तो उसमें वो बताता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें आई, उनमें से ज्यादातर उन राज्यों से आई जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में थी, यानी बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं थी, यानी सहयोगियों के सहारे, सहयोगियों के कंधे पर चढ़कर उसने ये सीटें हासिल की थी। और ऐसे राज्यों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% रहा, जबकि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी की भूमिका में थी, तो वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ हो जाता है 26%, यानी जहां कांग्रेस बिग ब्रदर है वहां कांग्रेस सिर्फ 26% का स्ट्राइक रेट रखती है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसके वोट शेयर में गिरावट आई। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 सीटें इन राज्यों में हैं, वहां सिर्फ उसे 2 सीटें ही मिली। वहीं देश के 13 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली इन राज्यों में। और अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने जिन राज्यों में
लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, यानी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, ऐसी सीटों की संख्या 99 में से 32 है, जबकि 67 सीटें 67 सीटें उन राज्यों से आई हैं जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया था, यानी दूसरों के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस ने इतनी सीटें हासिल की हैं। और अब हरियाणा की बात लें तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद उतरी कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिली थी, जिसे कांग्रेस एक बड़ी सफलता मान रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में उतरी और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है परजीवी पार्टी। तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुपरहिट नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में सीएम योगी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे वाला पोस्टर लग गया है और कई पोस्टर लगाए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ स्लोगन लिखे इस बैनर में सोशल मीडिया पर जो ये पूरा बैनर है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और पोस्टर्स मुंबई ईस्टर्न हाईवे और ठाणे के इलाके में लगाए गए हैं। और पोस्टर में आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा है योगी का संदेश, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि इन बैनर्स को किसने लगाया ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इनमें सबसे नीचे लिखा है एक नाम, और वो नाम है विश्वबंधु राय का। और विश्वबंधु राय के बारे में हम आपको बता दें कि ये 20 साल तक कांग्रेस में थे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुपर डुपर हिट रहा और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। और अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे को मुंबई के जन जन तक पहुंचाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। और बात चाहे जो भी हो, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान इस स्लोगन का बीजेपी बड़े स्तर पर इस्तेमाल करती दिख रही है, क्योंकि ये नारा इंडी गठबंधन के बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति पर एक मजबूत प्रहार की तरह माना जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसे हम कहेंगे डायलॉग, जिसने ये नारा निकला और हरियाणा चुनाव के बाद अब ये महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में भी पहुंच गया है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले फैजल को लगाने पड़े अब भारत माता की जय के नारे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले फैजल को लगाने पड़े अब भारत माता की जय के नारे। क्या है इस पूरे मामले का सच, वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने भोपाल में मिसरोद थाने पहुंचकर आज तिरंगे को 1-2 बार नहीं
21 बार सलामी दी और उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। लेकिन उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों उसने किया, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। 17 मई 2024 को उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा जब कोर्ट पहुंचा तो भोपाल की अदालत ने आरोपी फैजान को अनोखी शर्त पर जमानत दी। वो शर्त ये थी कि उसे हर महीने में 2 बार थाने जाकर 21 बार तिरंगे को सलामी देनी है और भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे, वो भी तब तक जब तक कि इस मामले में अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता है। और कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को उसे ऐसा करना होगा, भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। उसका कहना है, फैजल और फैजान का, कि रील बनाते समय उसने ये सब बोल दिया था। हालांकि अब उसे अपनी गलती का भी एहसास है, वहीं इसकी हरकत दूसरे लोगों के लिए भी सबक है कि किसी के भी बहकावे में, उकसावे में आकर इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई। वीडियो बनाना अपन को एक डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो है सनी देओल ने बनाया है। अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है, अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब तक मेरा केस चल रहा है, जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे। बोलिए ऑन कैमरा भारत माता की जय। ऑन कैमरा भारत माता की जय। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।